क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th था 11 डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET CUET, पैरामेडिकल, NDA CDS वगैरह वगैरह तैयारियां होती हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। आज हम लोग उसके आगे एक जो दूसरा चैप्टर हमें करना है, जो रह गया अभी, वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मैं चैप्टर का नाम लिखता हूँ, फिर मैं चैप्टर को एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है और क्या क्या चीज़ें उसमें। तो आज हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ओके, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होता है बॉडी के मूवमेंट की वजह से होता है। कोई बॉडी मूव करता है तो जितना ज़्यादा उसका स्पीड होता है या वेलोसिटी होता है, उसी के प्रोपोर्शनल उसका काइनेटिक एनर्जी होता है। यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या देखा गया, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं रैंडम मोशन करते हैं। जैसे सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो क्लोजली पैक्ड होते हैं, मोशन तो उसका फ्रीली मोशन नहीं होता, वाइब्रेशनल मोशन होता है सॉलिड के अंदर, रोटेशनल मोशन होता है। लिक्विड के अंदर थोड़ा वाइब्रेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन भी है, थोड़ा मूवमेंट भी होता है, लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है। लेकिन गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें ज़्यादातर ट्रांसलेटरी मोशन होता है, और उस ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। अब हम लोग एक कंटेनर में जब गैस लेते हैं तो सभी गैस का मोशन जो है रैंडम होता है, सभी मॉलिक्यूल्स का, गैस के सभी मॉलिक्यूल्स का। और क्या देखा गया है कि टेम्परेचर से वो डायरेक्टली रिलेट करता है, यानी जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस को हीट मिलेगा। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, हीट देते हैं। तो जब भी किसी गैस को अगर हीट देते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसकी वजह से उसका वेलोसिटी और भी फास्ट हो जाता है, उसका रेंडमनेस और भी ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी और भी बढ़ जाता है। तो जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स के जो मोशन है वो चूँकि एक डायरेक्शन में तो होता नहीं है, कोई मॉलिक्यूल इधर भाग रहा है, कोई मॉलिक्यूल इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, रैंडम मोशन होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जब कैलकुलेट करेंगे, मान लो एनर्जी, तो अगर राइट वाले को पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट वाले को नेगेटिव लेते हैं। वैसे एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, सभी को हम लोग प्लस करते हैं, लेकिन चूंकि अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता है तो नेट कितना काइनेटिक एनर्जी होगा उसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ठीक है, वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। शुरू में क्या हम लोग करने जा रहे हैं कि जो गैस होता है उस पे किन किन पैरामीटर्स का इफेक्ट होता है। जैसे मैं एक फिगर से पहले समझाता हूँ कि एक कंटेनर है, उसके अंदर कोई भी एक गैस लेते हैं, ठीक, उसके अंदर मूवेबल पिस्टन भी लगा देते हैं। तो मैं एक फिगर बनाता हूँ तो समझता हूँ। ठीक है, एक वेसल में हम लोगों ने गैस ले लिया, और गैस का जो है ना, ये हमारा मूवेबल पिस्टन है, ऊपर में ये पिस्टन है, ये गैस है मूवेबल। ये गैस ऑलरेडी पहले से जितना भी टेम्परेचर हो वो रैंडम मोशन में होता है। अगर वो 0 डिग्री टेम्परेचर होगा तब भी रैंडम मोशन होता है, और अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री जितना भी हो, वो रैंडम मोशन में हमेशा ही रहता है। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि उसका स्पीड फ़र्क होता है, कि अगर टेम्परेचर कम होता है तो स्पीड कम होता है, टेम्परेचर ज़्यादा तो स्पीड ज़्यादा होता है। स्पीड ज़्यादा होने की वजह से उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, और इस कंटेनर के वॉल पे जाकर जो प्रेशर लगता है वो वैरी करने लगता है। यानी कि अगर कम टेम्परेचर होगा, रेंडमनेस कम होगा, स्पीड कम होगा, तो हल्के जाके टकराएगा।
वॉल पे या पिस्टन पे। और अगर टेम्परेचर बढ़ा देते, हीट देते, टेम्परेचर बढ़ाते तो उसका रेंडमनेस बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा, तो वो तेज़ी से जाकर टकराएगा। जब तेज़ी से जाकर टकराता है तो प्रेशर ज़्यादा लगता है। तो जो पैरामीटर्स है एक गैस को, जैसे हम लोग गैस जो है ना आमतौर पे हम लोग दो तरह का लेते हैं, एक होता रियल गैस, एक होता आइडियल गैस। इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हम लोग गैस का जो नेचर लेंगे वो आइडियल गैस लेंगे। आइडियल गैस, रियल गैस आगे बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि क्या दोनों में डिफरेंस है। मगर आइडियल गैस में क्या होता कि बहुत सारे चीज़ों को हम लोग कंसीडर नहीं करते, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, हम लोग कंसीडर नहीं करते। ठीक है, जब आपस में कोलाइड होंगे तो एनर्जी लॉस होगा, वो हम लोग को कंसीडर नहीं करते आइडियल में। ठीक है, रियल में कंसीडर करते हम लोग, लेकिन आइडियल में कंसीडर नहीं करते। कितनी बार ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो एक आइडियल गैस अगर हम लोग लेते हैं तो आइडियल गैस का एक इक्वेशन होता है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। ये हमारा एक रिलेशन होता है। इसमें P जो है प्रेशर है, यानी इस गैस का कितना प्रेशर है, V वॉल्यूम है, कंटेनर में इस गैस का कितना वॉल्यूम है, N है नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस, कितना मोल गैस इसमें लिया गया है, R गैस कांस्टेंट कहलाता है, T टेम्परेचर होता है। कितनी बात में जिस वक्त हम स्टडी कर रहे हैं इस गैस के बारे में, उस वक्त इसका टेम्परेचर कितना है इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, तो वो टेम्परेचर लेते हैं। अब क्या बताया कि इन सब का अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है। प्रेशर का क्या इम्पैक्ट होगा इस गैस पे, वॉल्यूम कम ज़्यादा करे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर कम ज़्यादा करे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसको अलग अलग इम्पैक्ट को अलग अलग लोगों ने बताया है। कुछ ने बताया कि प्रेशर वॉल्यूम का क्या रिलेशन होगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। किसी ने बताया कि प्रेशर एंड टेम्परेचर का क्या रिलेशन होगा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। किसी ने बताया कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का क्या रिलेशन जब प्रेशर कांस्टेंट है। तो ऐसे काफ़ी सारे लोगों ने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है। तो अब हम क्या करते हैं, ये आइडियल गैस है, एक हम आइडियल गैस ले लिया, ये PV उसका आइडियल इक्वेशन है। और अब हम देखते हैं कि जो शुरू के जो लॉज दिए गए हैं गैस से रिलेटेड, वो कौन कौन सा लॉ दिए हैं, क्योंकि जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन लॉस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जाएगा इक्वेशन में, रिलेशन डराइव करने में। तो इन लॉस को शुरू से देखते हैं। तो सबसे पहला जो लॉ दे रखा है वो दे रखा है बॉयल्स लॉ। सबसे पहला जो लॉ दे रखा है वह है बॉयल्स लॉ। मैं उसे लिखता हूँ बॉयल्स लॉ को क्या बताया है। ठीक है, बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ में क्या बताया कि जैसे ही हम लोगों ने गैस ले रखा है और इसके अंदर एक वॉल्यूम होगा गैस का, इसका अपना एक प्रेशर होगा, इस वक्त अपना एक टेम्परेचर होगा। तो इस वक्त जो प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, ये हम लोग ले लेते हैं। आमतौर पे टेम्परेचर रूम टेम्परेचर लेते हैं, जो बाहर है वो अंदर है, वो गैस का टेम्परेचर है। क्योंकि जाहिर है कोई भी कंटेनर में गैस लेंगे तो वो कंडक्शन की वजह से हीट अंदर बाहर होते रहता है। यानी अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो वो जो मटेरियल है उसको उसके अंदर हीट बढ़ता जाएगा और गैस भी गर्म हो जाएगा। बाहर का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो अंदर से हीट बाहर निकल जाएगा। लेकिन वो आइसोथर्मल सिचुएशन हो जाता है, यानी अंदर और बाहर का टेम्परेचर बराबर होता है। उस वक्त इस बात को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक, तो क्या बताया कि जो टेम्परेचर होता है आमतौर पे रूम टेम्परेचर लेते हैं और रूम टेम्परेचर को एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर मान लिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं STP। STP क्या मतलब हुआ? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, कितना टेम्परेचर है कितना प्रेशर है इसको लेके हम लोग स्टडी करते हैं। तो रूम टेम्परेचर जो आमतौर पे हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। रूम टेम्परेचर कितना लेते हैं? आमतौर पे 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। कितनी बात सुनी? ये तो सेल्सियस में है, अगर केल्विन में पूछे तो कितना होगा? कुछ आइडिया याद है? केल्विन
सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन होता है? 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। अब ये 25 है तो केल्विन में कैसे निकालेंगे? 25 प्लस 273 तो ये 298 केल्विन। तो जो रूम टेम्परेचर होता है सेल्सियस में अगर दिखाएंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे और केल्विन के टर्म में बोलेंगे तो 298 केल्विन। ठीक है, रूम टेम्परेचर को इस तरह से मेंशन करते हैं। अब क्या बताया कि मान लो एक हम लोगों ने गैस लिया है और उस गैस का जो टेम्परेचर है कांस्टेंट कर देते हैं। कांस्टेंट का मतलब उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करते। और अब प्रेशर एंड वॉल्यूम में चेंज देखते हैं कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा या बढ़ेगा? क्या इफेक्ट होगा? टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। जब टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? आइसोथर्मल प्रोसेस। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है तो क्या देखेंगे, जैसे इसको कांस्टेंट कर देते हैं। अब ये एक गैस है, इसका अपना एक वॉल्यूम है, अपना एक प्रेशर है। ठीक, ये हमारा मूवेबल पिस्टन है, ये पिस्टन हमारा है। अब इस पिस्टन पे हम ऊपर से प्रेशर लगाते हैं। जैसे यहाँ पे अभी जो प्रेशर होगा ऊपर से, अभी कितना प्रेशर होगा? कुछ नहीं करेंगे तो कितना प्रेशर होगा? 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। पहले पढ़ाया था भाई कि किसी भी चीज़ पे कितना प्रेशर लगता है। कुछ नहीं करेंगे तो वो एटीएम प्रेशर होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू भी हमने बता रखा है 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सब कर रखा, पीछे रिवीजन करते रहने का है। ठीक है, आगे चले तो अगर कुछ नहीं करेंगे तो इसका जो प्रेशर होगा 1 atm होगा, और ये गैस और ये अंदर का भी प्रेशर 1 atm होगा। अंदर का भी प्रेशर 1 atm होगा। यहाँ से जो प्रेशर लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि फिर पिस्टन रुका हुआ है, इसका मतलब अंदर से जितना प्रेशर लग रहा है बाहर से उतना ही प्रेशर आएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि जब जिधर प्रेशर कम होगा पिस्टन उधर से उधर मूव करेगा। मान लो अंदर का प्रेशर कम है तो पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा। मान लो बाहर का प्रेशर कम है, अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो पिस्टन जो है मूव करेगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ। इतनी बात समझ में आ गई है? तो अब क्या बता कि अगर पिस्टन रेस्ट में है इसका मतलब बाहर का और अंदर का प्रेशर सेम है और वो है 1 atm प्रेशर। पक्का? तो आगे चले, समझ बात आ रही है? ठीक है, अब क्या बताया कि अगर मान लो हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं किसी एक्सटर्नल सोर्स से, जैसे हम लोग कोई चीज़ है और हम हाथ से दबाएंगे ऐसे, तो जाहिर है हम दबा रहे हैं तो जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो तो था ही था, प्लस हम अपनी तरफ से प्रेशर लगा रहे हैं। तो हम एक अपनी तरफ से प्रेशर लगा रहे हैं इस पर, ये हम अपनी तरफ से एक प्रेशर और हम एडिशनल कर दिया। ये 1 atm था ही था, ये 1 atm जो ब्लू से दिखा रहे वो तो atm था ही था। हम लोगों ने कुछ प्रेशर और बढ़ा दिया तो जाहिर है बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो गया और अंदर का प्रेशर कम हो गया, क्योंकि अंदर तो 1 atm था और बाहर का बढ़ गया। तो ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव करने लगेगा। जब ये पिस्टन मूव करेगा तो मान लो ये पिस्टन मूव करते हुए यहाँ चला आया है, ये पिस्टन यहाँ तक चला आया, ये डाउन करके ऐसे। कितनी बात सुनिए, जब पिस्टन नीचे आएगा तो वॉल्यूम क्या हो गया? घट गया। पहले जितना वॉल्यूम था यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम था, अब वॉल्यूम सिर्फ इतना ही में आएगा। ठीक है, वॉल्यूम घट गया। तो वॉल्यूम घट गया जब हम लोगों ने प्रेशर बढ़ाया तो। कितनी बात सुन रहे? प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम घट गया। वॉल्यूम घटने का मतलब ये है कि जितना गैस के बीच में पहले इंटर एटमिक इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस थे, गैस में तो दूर दूर होते ना, काफ़ी गैप बहुत होता है, तो पहले जितना गैप था अब वो करीब आ गए हैं और वो इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर एटमिक जो गैप थे वो डिक्रीज कर गया है, पास पास आ गए गैस। कितनी बात में? तो जब हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम घटता है और वॉल्यूम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत क्लोज हो जाते हैं। एक बात ये समझ में आ गई। अगर दूसरा करते हैं, मान लो बाहर का प्रेशर कम कर दिया, अंदर का बाहर का प्रेशर एटीएम है 1 atm जैसे होता है, और फिर अंदर का प्रेशर बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाएंगे अंदर का प्रेशर? यहाँ तक समझ में आया? ये मैं थोड़ा सा मिटा दूं। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे दूसरा एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने दूसरा एक कंटेनर ले लिया, एक उसमें गैस ले लिया और यहाँ पे भी टेम्परेचर जितना यहाँ पे टेम्परेचर था वही टेम्परेचर यहाँ पे भी रख दिया। ठीक,
और यहाँ पे पिस्टन कांस्टेंट मतलब पिस्टन रेस्ट में है। पिस्टन रेस्ट का क्या मतलब हुआ, यानी जितना अंदर का प्रेशर है उतना ही बाहर का प्रेशर है। अंदर में कितना प्रेशर है बाहर, और बाहर का कितना प्रेशर है 1 atm। तो अंदर का प्रेशर भी 1 atm है, बाहर का प्रेशर भी 1 atm है, अगर पिस्टन रेस्ट में है तो। कितनी बात, यहाँ तक तो ठीक है। आगे चलते हैं। अगर हम किसी तरह से इसको हीट देते हैं, किसी तरह क्या हीट करके हीट देंगे, और क्या तरीका हो सकता है। ठीक है, हम भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना, हंसी आती है हमारी बातों पे ही। ठीक है, तो मैं हीट कर रहा हूँ, और हीट करने के बाद जब इसको हीट देंगे तो गैस मॉलिक्यूल को हीट मिलेगा, और उसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, साथ ही उसका काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, उसका रेंडमनेस बढ़ेगा, इधर जाएगा धाएं, इधर जाएगा धाएं, ऊपर धाएं धाएं धाएं, चारों तरफ उसका टक्कर मारना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे देखो एक आदमी गाड़ी चला रहा है अपने कंट्रोल स्पीड में। ठीक है, कंट्रोल स्पीड में चलाएगा, कोई डिसबैलेंस भी हो गया तो पैर लगा के बैलेंस कर लेगा, नहीं, पैर लगा के बैलेंस कर लेगा। और अगर कोई सामने कोई गाड़ी भी आ जाती है तो ब्रेक लगा के रोक भी लेगा। आमतौर पे तो ऐसा देखा ही हुआ। लेकिन एक 18 साल का बच्चा, 18 साल यंग मैन, उसको मिल गया बाइक, वो भी ऐसी वाली टेढ़ी वाली, मतलब ऐसे पकड़ा है और पीछे वाला सेक्शन ऊपर है, देखा तो होगा, बहुत सारे लोग चलाते हैं। अब वो क्या है 18 साल का, उसको क्या समझ में आ रहा है, वो गाड़ी चला इतनी तेज से चला रहा है कि कंट्रोल नहीं है गाड़ी पे। अब क्या पता चला कि एक कभी इधर मान लो कभी डिसबैलेंस हो गया तो कभी इधर मारेगा कभी इधर मारेगा, इसको तोड़ेगा उसको तोड़ेगा, बहुतों को नुकसान करेगा, नहीं। तो क्या होता है कि जब स्पीड ज़्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, वो कंट्रोल में नहीं रहता, इधर उधर प्रेशर लगाता, काफ़ी तेज़ी से प्रेशर। ऐसे गैस के साथ भी है। गैस को जब हम हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, रेंडमनेस बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये पिस्टन पे भी लगेगा, और पिस्टन मूवेबल है। मूवेबल का मतलब ये फ्री है, जिधर प्रेशर ज़्यादा होगा उधर से कम प्रेशर की तरफ चल देगा। अब अंदर का प्रेशर जो है ना बढ़ने लगा, अंदर का प्रेशर बढ़ने लगा। अब बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, ये प्रेशर पता चला कि अंदर का प्रेशर 1 atm से ज़्यादा हो गया, अंदर का प्रेशर 1 atm से ज़्यादा हो गया। तो अब जाहिर है ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा, और पता चला थोड़ी देर में ये पिस्टन उठ के यहाँ चला गया ये, और पहले जितना वॉल्यूम था उससे ज़्यादा हो गया वॉल्यूम। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव किया, वॉल्यूम बढ़ गया लेकिन प्रेशर घट गया। ठीक है, यहाँ से समझ में बात आई। यानी जब हमारा वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाते हैं या प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटता है, और इस केस में जब प्रेशर बढ़ता है तो ये वॉल्यूम बढ़ने लगता है, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर प्रेशर घट जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर जितना था अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। टेम्परेचर लेकिन उतना ही है, जितना यहाँ था टेम्परेचर उतना ही यहाँ टेम्परेचर लगता है। तो ये बताया है बॉयल्स ने, यही बॉयल्स ने बताया क्या, कि व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट pressure and volume are inversely related to each other. When pressure is increased, volume is decreases. When pressure is decreases, volume is increases. कितनी बात सुनी। तो बॉयल्स लॉ ये दे रखा है। अब मैं इसको एक डेफिनेशन बना के उसमें लिख देता हूँ, एक इसका रिलेशन लिखता हूँ। कितनी बात सुन में ये फिगर बना लीजिए, हो सकता मैं मिटा दूँ, ठीक है, क्योंकि लिखना पड़ेगा डेफिनेशन, तो थोड़ा मैं इसे भी मिटाऊंगा, इधर से भी मिटाऊंगा। डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, रिलेशन भी है, इसका एक ग्राफ भी है, तो वो भी बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ये हम लोगों ने डेफिनेशन लिखा। बॉयल्स लॉ हम लोग ऐसे बोलते हैं, बॉयल्स लॉ, लेकिन उनका नाम है रॉबर्ट्स बॉयल। रॉबर्ट बॉयल नाम है उनका, नाम था उनका, और ये 1662 में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। आज से बहुत साल पहले की बात है, 1662। ठीक है, क्या बताया, इट स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। यानी जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। तो ये दे रखा है, ये इसके हिसाब से, ये इसका स्टेटमेंट था रॉबर्ट्स बॉयल्स लॉ का। कितनी बात समझ में, क्या बताया, इसको अगर मैथमेटिकली दिखाते हम लोग, मैथमेटिकली करते हैं, क्या रिलेशन आता है, P is
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। यानी जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम उसी हिसाब से चेंज होगा, इन्वर्सली रिलेट करता है। प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, इन्वर्सली रिलेट करता है। इस प्रोपोर्शन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज करते हैं K, और ये 1/V, ठीक है। V को अगर हम लोग इधर क्रॉस कर लेते हैं तो PV इज इक्वल टू K। तो ये हमारा एक रिलेशन आता है कि किसी भी कंडीशन में प्रेशर एंड वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वैल्यू आएगा, जितना भी आएगा वो कांस्टेंट वैल्यू रहेगा हमेशा। क्या मतलब वो हमेशा का, कि जैसे मान लो अभी एक टेम्परेचर पे कुछ वॉल्यूम था, कुछ उसका प्रेशर था, उसको हम लोगों ने प्रोडक्ट निकाल दिया, कुछ वैल्यू आ गया, ठीक। अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा देते हैं तो ज़ाहिर है वॉल्यूम घट जाएगा, लेकिन वॉल्यूम उतना ही घटेगा कि दोबारा से अब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट उतना ही है जितना पहले आया था। कुछ समझ में बात आ रही है? नहीं समझ में आया ना? चलो हम लोग मान लेते हैं, एक चीज समझाने के लिए बता रहे हैं कि जैसे मान लो पहले P जो था वो 4 था और V जो था 3 था। क्या है ये? P जो है और V है, मैं यहां से समझा रहा हूं, दिख रहा है ना पीछे। मान लो ये P है 4 और V है 3, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा? ये 12 आ जाएगा। यानी प्रेशर मान लिया 4 है, वॉल्यूम 3 है, मल्टीप्लाई किया 12 हो गया। एक बात को समझने के लिए, अब ये 12 कांस्टेंट है ये एक गिवन टेम्परेचर पे। अब अगर मान लो हम लोगों ने प्रेशर को कर दिया 2, तो वॉल्यूम कितना होगा? जाहिर प्रेशर घटाया है, देखो 4 था ना, तो प्रेशर कम कर दिया, 2 कर दिया, तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना। तो वॉल्यूम बढ़ के कितना होगा? ये 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 2 जा 12, तभी तो ये इसके बराबर आएगा। कितनी बात समझ में आई? तो ये जो 12 आ रहा ना, ये हमेशा 12 ही आना चाहिए। जो एक बार एक कंडीशन में जितना P एंड V का प्रोडक्ट आता है, दूसरा अगर प्रेशर बढ़ाओ प्रेशर घटाओ तो वॉल्यूम उसी हिसाब से बढ़ेगा घटेगा, कि दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे उस कंडीशन में तो एक हमारा जो वैल्यू ये वाला है उसी के बराबर यहाँ पे भी आना चाहिए, उसी के बराबर। तीसरा कंडीशन लो, जैसे मान लो हम लोगों ने प्रेशर कर दिया 3, प्रेशर कर दिया 3, तो वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 4, तभी तो 12 आएगा ये, ठीक है। तो जिस प्रोपोर्शनल के जिस प्रोपोर्शनल से हम लोग प्रेशर को चेंज करते हैं, वॉल्यूम को इसी तरह से चेंज होगा कि उसका प्रोडक्ट हमेशा सेम आना चाहिए। तो ये जो K है वो कांस्टेंट है एक गिवन कंडीशन में। अगर हम लोग कंडीशन बदल दें तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी दोबारा K के बराबर ही आना चाहिए, दोबारा K के बराबर ही आना चाहिए। जैसे मान लो पहला एक कंडीशन था, उस वक्त प्रेशर था P1 और वॉल्यूम था V1 और उसका प्रोडक्ट था K। ये हमारा हम लोगों ने ले लिया P1 V1 इज इक्वल टू K। अगर हमने प्रेशर बदल दिया, जैसे यहाँ पे प्रेशर बदला था तो हमने P कर दिया 2, तो अब दूसरा वॉल्यूम हो जाएगा तो V2 हो जाएगा वो, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? K के बराबर ही आएगा, ठीक है। अगर मैं P3 ले लेता हूं तो V3 आ जाएगा, मगर इनका प्रोडक्ट कितना होगा? K के बराबर ही आएगा ये। कितनी बात सुन में? तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारा, कि ये हमारा एक रिलेशन आ जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3, इस तरह से ये चलता रहेगा, ये K के बराबर चलेगा ये। और ये अच्छा एक रिलेशन होता है, क्वेश्चन करने में न्यूमेरिकल करने के लिए आप यूज करते हैं। ये वाली बात सुनिए, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3, जैसे हम लोगों ने यहाँ चेंज करके दिखाया था। बॉयल्स लॉ के हिसाब से ये लॉ था, रिलेशन था मैथमेटिकली। कहाँ कहाँ समझ में आया? आ रहा समझ में? ठीक है, समझ में आया तो नोट करिए, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, ठीक। नोट कर, ये तो हमारा हो गया रिलेशन, अभी हमने मिटा लिया ये तो समझ में आ गया। आगे क्या बताया कि अगर हम लोग P वर्सेस V का ग्राफ बनाए, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग P वर्सेस V का ग्राफ बनाते हैं, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और उसका ग्राफ बनाते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट रख के, तो कैसा होगा ग्राफ वो हम लोग बना रहे हैं। ये दे रखा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, यानी जैसे जैसे वॉल्यूम, देखिए प्रेशर घटेगा, ये प्रेशर नीचे घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम घटेगा, मान लो इधर लेके आते वॉल्यूम को, तो प्रेशर बढ़ेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये P वर्सेस B का ग्राफ हो गया।
अगर मान लो P वर्सेस 1/V का ग्राफ बनाए, क्या मतलब हुआ उसका? देखिए ये P है और ये 1/V हो गया, ये 1/V, ये खाली V था, ये 1/V, यानी इसके रेस्पेक्ट में ये लेते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे और ये इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। यहाँ पे टेम्परेचर जो है ना कांस्टेंट है। कुछ बात समझ में आ रही है? यानी P वर्सेस 1/V का ग्राफ प्लॉट करें तो ये स्ट्रेट लाइन अपवर्ड, ठीक है, ये इस तरह दिखाएगा और ये टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्या मतलब हुआ कि ये दोनों, इसको पूरे को अगर मान लो 1/V को हम लोग मान लो V डैश मान लेते हैं 1/V को, तो अब क्या होगा, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V डैश, ये इसका डायरेक्टली होगा, तो इसीलिए ऊपर की तरफ बन गया कि P बढ़ेगा तो V डैश बढ़ेगा। V डैश बेसिकली 1/V है, तो ये प्लॉट कर दिया। ये जीरो पे नहीं आएगा, ये जीरो से ऊपर रहेगा, क्योंकि जितना भी प्रेशर बढ़ा लो, जितना भी प्रेशर बढ़ा लो, कुछ ना कुछ वॉल्यूम बचेगा ही बचेगा। क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लो हम लोगों ने इसमें प्रेशर बढ़ाया था, तो प्रेशर बढ़ाया तो पिस्टन नीचे आ गया, वॉल्यूम घट गया, और प्रेशर बढ़ा देंगे पिस्टन और नीचे आ जाएगा, वॉल्यूम और घट जाएगा, और प्रेशर बढ़ा देंगे पिस्टन और नीचे आ जाएगा, वॉल्यूम और घट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि वॉल्यूम गायब हो जाए, गैस गायब हो जाए, यानी कि इतना प्रेशर बढ़ा दिया कि गैस खत्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लास्ट में गैस बचेगा ही, नीचे बचेगा ही। पहले गैस लिक्विड में चेंज होगा, जब प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो गैस लिक्विड में चेंज होगा, और फिर और प्रेशर बढ़ाएंगे तो वही लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ठीक, जैसे पहले गैस होगा, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और जैसे और प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो लिक्विड जो है ना सॉलिड में चेंज हो जाता है, ये सॉलिड में चेंज होगा, लेकिन नीचे सॉलिड रहेगा, ऐसा नहीं कि गैस गायब हो जाएगा। तो क्या बताया कि यहाँ पे इसीलिए दिखा रहे हैं कि ये बिल्कुल जीरो पे नहीं आया है, ठीक है, कि बिल्कुल जीरो हो गया, ऐसा नहीं होता, रहता है, कुछ ना कुछ रहता है। अब प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस लिक्विड हो जाएगा, और प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉलिड हो जाएगा। ये कभी आपने देखा है कहीं पे कि प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस लिक्विड हो जाता है? देखा है कहीं? आज दिखाता हूँ, देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो आज मेरी नज़र से देख लो। आपके घर में गैस सिलेंडर तो आता होगा, या लकड़ी जलाते हैं? आए शहर में रहते हैं तो यार गैस सिलेंडर जलाते होंगे। ये और बात है कि 400 की जगह 800 हो गया, मगर जला तो गैस ही सिलेंडर रहना यार, ठीक है। तो क्या होता है कि वो जो गैस सिलेंडर आता है उसके अंदर जो गैस होता है उसका नाम है LPG, फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या मतलब हुआ? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी वो पहले जो ना गैस होता है, पेट्रोल जो ना पहले वो गैस में होता है, और बहुत ही हाई प्रेशर से जब उसके सिलेंडर के अंदर फिल कर देते हैं तो वही लिक्विड बन जाता है। तो सिलेंडर के अंदर लिक्विड होता है वो, ठीक है, सिलेंडर के अंदर लिक्विड है, लेकिन उस वक्त प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जैसे उसका प्रेशर कम करेंगे वो लिक्विड गैस बन के दोबारा निकलने लगेगा। तो उसका जो पाइप होता है ना, सिलेंडर का पाइप लगा देते हैं, फिर एक हमारा जो चूल्हा होता है उसमें लगा देते हैं, और फिर जैसे हम लोग गैस को ऑन करते हैं, ऐसे खोलते हैं, तो खोलते हैं तो क्या होता है कि वो प्रेशर को कम करते हैं, और जैसे प्रेशर कम करते हैं वो जो गैस लिक्विड में था ना, वो लिक्विड फिर से गैस बन के, और वो गैस पाइप से होते हुए हमारे चूल्हे में आ जाता, बर्नर पे आ जाता, फिर जलता रहता है। समझ में बात आई? ओ नो, आज ऐसी बात का पता चला, अबे रोज जला रहे थे, पता ही नहीं चला था कैसे जला रहे थे, ठीक है ना? ओके, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिए, ठीक, इसे ग्राफ को बना लिए। आगे मैं बताने जा रहा हूँ, अगला जो है बॉयल्स लॉ के बाद अगला जो दे रखा है वो चार्ल्स लॉ दे रखा है, तो मैं चार्ल्स लॉ बताने जा रहा हूँ। ओके, ठीक है, बॉयल्स लॉ समझ में आ गया। ये आगे चलते हम लोग चार्ल्स लॉ कहते हैं। चार्ल्स लॉ में क्या बताया कि जैसे अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए एंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रिलेशन देखा जाए, यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा या बढ़ेगा, या टेम्परेचर घटाते हैं तो फिर वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होता है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट दिया है वो चार्ल्स ने दिया है, नाम है उनका अलेक्जेंडर चार्ल्स, और कब दिया? 1787 में, 1787 में उन्होंने दिया। क्या बताया
कि when the pressure is constant, the volume of a given mass of gas is directly proportional to temperature. When temperature increases, its volume increases. When temperature decreases, its volume decreases. ठीक, लेकिन क्या बताया कि when the temperature 1 degree temperature increases, किस रेट से वॉल्यूम बढ़ता है या घटता है? तो बताया कि when 1 degree temperature increases, its volume increases by 1/273.15 times. क्या मतलब हुआ कि जब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो 1/273.15 वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ऐसे 2 डिग्री बढ़ेगा तो उसका डबल हो जाएगा, और 3 डिग्री बढ़ेगा तो उसका ट्रिपल हो जाएगा। ऐसे दे रखा है। तो मैं इसको पहले नाम लिखता हूँ, फिर डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर उसके हिसाब से रिलेशन बताता हूँ। ठीक है, ठीक है। ये मैंने डेफिनेशन लिख दिया चार्ल्स लॉ का। क्या दे रखा है? अलेक्जेंडर चार्ल्स तो नाम है। इन 1787 it said that if pressure remain constant, then the volume of given mass of a gas increases or decreases by 1/273.15 of its volume at 0 degrees Celsius for each 1 degree टेम्परेचर राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर। क्या समझ में है कि जो भी एक गैस है उसका जो वॉल्यूम होता है 0 डिग्री टेम्परेचर पे, जो भी वॉल्यूम होता है, अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो वो जितना वॉल्यूम था उस वॉल्यूम का 1/273.15 बढ़ जाएगा, या अगर टेम्परेचर 1 डिग्री कम करते हैं तो उतना घट जाएगा। कितनी बात समझ में? तो ये इसका स्टेटमेंट है। मान लो एक गैस है, उसका 0 डिग्री टेम्परेचर पे उसका वॉल्यूम है V0। ठीक है, क्या लेते हैं हम लोग? वॉल्यूम ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज V0। ये हम लोगों ने ले लिया। लेकिन अगर 1 डिग्री टेम्परेचर हम लोग बढ़ा दे तो उस वक्त कितना वॉल्यूम होगा? तो वॉल्यूम of the gas at 1 डिग्री सेल्सियस। तो अब 1 डिग्री बढ़ा दिया हमने, तो अब जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम एट 1 डिग्री टेम्परेचर, तो ओरिजिनल वॉल्यूम 0 वाला तो था ही था, जितना भी वॉल्यूम था इसका जो है 1/273.15 ऑफ V0, जितना ये वॉल्यूम था उसका इतना टाइम्स बढ़ जाएगा ये। ठीक है, अगर हम लोग V0 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा? V0 1 + 1/273.15, ये आ जाएगा हमारा 1 डिग्री टेम्परेचर पे। ठीक है, ऐसे ही मान लो 2 डिग्री टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? V2 is equal to V0 2/273.15 V0। V0 को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? V0 कॉमन लेंगे 1 + 2/273.15। ठीक है, कितनी बात सुन में? ठीक है, ऐसे ही मान लो T डिग्री, यानी कि 1 2 3 4 T डिग्री, कोई भी टेम्परेचर हो, T डिग्री पे अगर लेते हैं तो क्या होगा वॉल्यूम? मैं इसको डेफिनेशन को मिटा देता हूं और फिर T डिग्री पे वॉल्यूम लेता हूं। वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेल्सियस, तो VT इज इक्वल टू V0 T/273.15 V0। V0 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? V0 कॉमन लेंगे 1 + T/273.15। कितनी बात सुनी? इतना वॉल्यूम हो जाएगा। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर ले तो क्या आ जाएगा? ये देखिए, VT इज इक्वल टू, ये V0 तो ऐसे ही रखेंगे, इसको इधर क्रॉस करेंगे 273.15
प्लस टी अपॉन 273.15। ठीक है, ये 273 0 डिग्री सेल्सियस है और टी टेम्परेचर हम लोगों ने और प्लस कर दिया, तो अब करंट टेम्परेचर कितना वो पता चल जाएगा। और ये 273.15 कितना होगा, टी नॉट के बराबर होगा, 0 डिग्री टेम्परेचर के बराबर होगा। तो इसको हम लोग अगर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, वी नॉट, ये टी अपॉन टी नॉट लिख सकते हैं। ये टेम्परेचर 0 डिग्री टेम्परेचर ले लिया और वो टी जो है ना 273 प्लस करने के बाद है टी में कितनी बार में। अगर हम लोग इस टी को इधर ला लेते हैं इधर, तो क्या आ जाएगा, ये मैं लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर टी अपॉन टी इज इक्वल टू वी नॉट टी नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट। कितनी बार में, ये कांस्टेंट, ये हमारा रिलेशन हो जाता है चार्ल्स लॉ के हिसाब से, v बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, v1 अपॉन t1 इज इक्वल टू v2 अपॉन t2, ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर का जो रेशियो होगा एक टाइम में, दूसरे टाइम में भी उतना ही वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर का रेशियो होगा अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो। ये हमारा चार्ल्स लॉ का रिलेशन हो गया, स्टेटमेंट तो लिखे रखा था। इसका एक ग्राफ भी दे रखा, उसको हम लोग ग्राफ बना देते हैं कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कैसे चेंज होते हैं, उसका ग्राफ क्या है अगर प्रेशर कांस्टेंट होता तो। इसे नोट कर लिए, मैं मिटाऊँ, ठीक है। अब इसका हम लोग ग्राफ क्या दे रखा है, ग्राफ से कैसे दिखाएंगे कि ये हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, तो ये हमारा वॉल्यूम यहाँ से ऐसे दिखाते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और ये प्रेशर जो है ना कांस्टेंट है, ये प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं। तो ये हमारा रिलेशन होता है, ये हमारा रिलेशन होता है चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग v बाई टी का ग्राफ, वॉल्यूम अपॉन टाइम का टेम्परेचर का ग्राफ, ठीक। ये दे रखा हमारा चार्ल्स लॉ से इतना ही दे रखा है। आगे हम लोग चलेंगे, अगला टॉपिक भी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है, आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। वो बच्चे जो हमारे वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चाहते हैं इस तरह का कंटेंट तो। और वो बच्चे जो ऑलरेडी 11th-12th में हैं या ड्रॉपर हैं और तैयारी कर रहे हैं वो तो कर ही ले, क्योंकि उनको फ़ायदा करेगा ही करेगा। और वो बच्चे जो आने वाले दिनों में नीट जेईई की तैयारी करेंगे, जैसे 8, 9, 10 के हैं और आने वाले दिन में तैयारी करेंगे और चाहते हैं कि एक बार में नीट जेईई को क्रैक करके आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लें, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े, क्योंकि हम लोग कंटेंट भी दे रहे हैं, प्रोग्राम भी दे रहे हैं, एग्जीक्यूशन भी कराते हैं और भी बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अभी से ही अपना ट्रैक ले लें ताकि एक सही टाइम पे अपने टारगेट पे हिट कर सके, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ओके, थैंक यू।